से भाई देखिए आपका कॉन्स्टिट्यूशन में चल रहा था और एक दो क्वेश्चन भी लोगों ने पूछा, भाई उसका पहले जवाब दे दिया जाए। हाँ, फिर एक बार भाई क्वेश्चन पूछने पर रोक टोक नहीं है, लेकिन सुसंगत क्वेश्चन पूछा जाए, विसंगत नहीं। क्योंकि इस समय आपका जब वैकेंसी आती है तो वैसे भी लोग क्वेश्चन कम पूछते हैं, लेकिन आपके पूछने पर रोक नहीं है। न समझ में आए तो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक बार इशारा करिए, दोबारा तिबारा चौथी बार 10 बार 20 बार बताया जाएगा, 100 बार। एक एंगल से ना आएगा तो दूसरा एंगल मौजूद है, और दूसरा नहीं आएगा तो तीसरा उदाहरण मौजूद है। लेकिन दिमाग में मेरी बात बैठनी चाहिए, महत्वपूर्ण ये है। चाहे आप किसी भी एंगल से उसको समझिए, चाहे जूरिस्प्रूडेंस हो आप देख रहे हैं, एकदम पहले आसान भाषा में बताया जा रहा है, तब लीगल भाषा में। और आसान भाषा जब एक बार दिमाग में बैठ जाएगी तो आपका निकलेगी नहीं, और लीगल भाषा आसानी से आ जाएगी। तो अब तक जितना जूरिस्प्रूडेंस में बताया गया है, लगभग आधा आपका सिलेबस अब होने वाला है। और आगे आपका शाम को आइए, शाम को, सुबह नहीं। 5 बजे बता दीजिए वो, बरसाती में ढक। हाँ, सुबह ना आइए भैया। नहीं, जो पुराने लोग हैं भाई, सुबह डायरेक्टली मना किया जा रहा है ना आइए। देखिए आपका जो बताना था, मैं एक क्वेश्चन लोगों ने उठाया है कि जब आईपीसी आपका संघ का कानून है, तो राज्यपाल को आईपीसी के तहत किसी कन्विक्ट या दोषित व्यक्ति को आपका मने कह सकते हैं कि अपराध को क्षमा करने इत्यादि का पावर कैसे मिलता है। तो दो बातें आप याद रखिए। राष्ट्रपति को पावर ज़्यादा है, पहली बात। जितने सेना न्यायालय ने चाहे कोई दंड दिया हो, तो वहाँ राज्यपाल को कोई पावर नहीं है, केवल राष्ट्रपति को है, चाहे मृत्यु दंड या कुछ। चाहे किसी भी कानून के तहत अगर डेथ सेंटेंस दी गई हो, मृत्यु दंड दिया गया हो, तो क्षमा करने यानी कि पूरी तरह माफ करने का अधिकार भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति को है। दूसरा नियम। तीसरा नियम ये हमने बताया था कि जिन विषयों पर संघ संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी कि जिन विषयों पर संघ कानून बना सकता है, अगर उस विषय से संबंधित विधि के अधीन किसी को सजा दी गई है, वहाँ राष्ट्रपति क्षमा इत्यादि करने का अधिकार रखता है। अब समस्या ये आई कि आपका कार्यपालकीय शक्ति का विस्तार कहाँ है, संसद किन विषयों पर कानून बना सकती है। तो इसके लिए अनुच्छेद 73 माने 72 के बाद 73 ही चलेगा। आपका जे में भी और आईएएस में भी पूछा गया है, हम बताएंगे अभी टेक्निकल क्वेश्चन उसमें। और अनुसूची नंबर 7 आपको देखना पड़ेगा। संघ सूची पर कानून संसद बना सकती है, समवर्ती सूची पर। और इसके बाद अवशिष्ट शक्तियां अनुच्छेद 248 में है, उस पर भी कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। तो अगर इन कानूनों के तहत अगर किसी को सजा दी गई है, तो राष्ट्रपति उसे क्षमा इत्यादि करने का क्या रखता, अनुच्छेद 72 के तहत अधिकार। राज्यपाल पर आ जाइए। राज्यपाल सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को, किसी भी दंड को क्षमा नहीं इत्यादि नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ नहीं कर सकता, क्षमा नहीं कर सकता, भले प्रविलंबन इत्यादि कर दे। अब राज्यपाल में अनुच्छेद 161 में लिखा है कि जिन विषयों पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन विषयों के तहत अगर किसी को सजा दी गई है, तो राज्यपाल उन पर क्षमा इत्यादि करने का अधिकार रखेगा। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किन विषयों पर है, तो जिन विषयों पर राज्य कानून बना सकता है। तो कौन कौन से विषय है, एक समवर्ती सूची और दूसरा राज्य सूची। यानी कि भले समवर्ती सूची के विषय पर संघ ने कानून बनाया हो, लेकिन उस विषय पर बनाए गए कानून के तहत सजा पाए व्यक्ति को राज्यपाल भी
क्षमा इत्यादि कर सकता है, केवल एक काम नहीं कर सकता कि मृत्यु दंड को क्षमा नहीं। तब आईपीसी संघ ने बनाया, लेकिन ये कंकरेंट लिस्ट में है, तो कंकरेंट लिस्ट में होने के कारण राष्ट्रपति को भी पावर मिल गया, और किसको? राज्यपाल को। लेकिन एक लेकिन लगाना है कि अगर संघ ने कानून बनाया है और राज्यपाल आपका क्षमा इत्यादि कर रहा है, तो संघ की सहमति लेगा, यानी कि केंद्र की क्या लेगा? सहमति। ये मामला आपका संविधान में न देकर आपका सीआरपीसी की धारा 434 और 435 में जाएगा, 434 और 435 में सबसे महत्वपूर्ण आपका ये मामला आया, जो राजीव गांधी हत्याकांड जो तमिलनाडु में हुआ, उसी के मामले में ये विवाद ज़्यादा उत्पन्न हुआ। वहाँ के राज्यपाल चाह रहे थे कि महिला की माने सज़ा कम की जाए, और केंद्र सरकार ने डिनाई कर दिया। तो आपका कुछ हद तक माने आपका केंद्रीय सरकार की अनुमति की क्या है आवश्यकता, अगर आपका राज्यपाल ऐसा करते हैं। अगला नियम देखिए, हम देख रहे थे आपका केस, याद रखिएगा, बाल मुकुंद के केस में प्रीवी काउंसिल ने कहा कि राष्ट्रपति की जो ये पावर है क्षमादान इत्यादि की, पार्डन की, एक आपका कार्यपालकीय शक्ति है, यानी कि न्यायिक शक्ति नहीं है। दूसरा केस याद रखिएगा, केम नानावटी केम नानावटी का मैं बताया था, वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का। इस केस में कहा गया कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील लंबित है, इस दौरान अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति और अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल अपनी क्षमा इत्यादि की शक्ति का प्रयोग कर सकता है कि नहीं? तो क्या बताया गया था कल? नहीं कर सकता। इसके बाद अगला केस आ जाइए, केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का। ये केस भी वर्तमान में हो सकता है यूपीजे में पूछ ले, मैं बता दूं, क्योंकि ऐसा मॉडल आपका चूंकि एपीओ में आ चुका है, तो हो सकता है कि एक नया मॉडल से क्वेश्चन बन जाए। केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन का मामला, इस केस का उपनाम या सरनेम है इंदिरा गांधी मर्डर केस का मामला, यानी कि इंदिरा गांधी मर्डर केस। केहर सिंह पर इंदिरा गांधी के मर्डर की साजिश या षड्यंत्र या कॉन्स्पिरेसी का आरोप लगाया गया था। अब केहर सिंह का मामला कहाँ कहाँ से जुड़ा है, क्षमादान में कहाँ जुड़ा है? अनुच्छेद 72 से। लेकिन अन्य पहले बातें जानिए। केहर सिंह के मामले में मोटिव या हेतु को, यानी कि ध्येय या लक्ष्य को, या दूरवर्ती कारण कहिए, को डिफाइन किया गया था। यानी कि यह पहला एविडेंस में आप जोड़ेंगे, तो एविडेंस की धारा 8 में आपका हेतु, तैयारी तथा पूर्व या पश्चात का आचरण उचित माना गया है। तो हेतु आपका अपराध का आवश्यक तत्व नहीं होता, यानी कि हेतु वह चीज है जो किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने के लिए बार बार उत्प्रेरित करती है, उकसाती है, प्रेरित करती है। जैसे कि आपका माने जे में भी आपका उदाहरण दिया जाए, एक आपका लड़की थी, लड़का था, शादी का वादा किए थे, अभी पेपर में भी निकला था पिछली बार, और आपका लड़की का सिलेक्शन हो गया तो शादी नहीं की, तो लड़के को बार बार ये बात कचोट रही थी, और अगली वैकेंसी में वह क्या हो गया, माने इतना आपका, इसी को हेतु कहा जाता है, मोटिव। कौन सी बात है जो बार बार उसको क्या कर रही हैं, कचोट रही हैं, उत्प्रेरित हो गया, और मेहनत करेंगे, इस बार सिलेक्शन क्या करेंगे, लेकिन तो आप लोगों को भी ये चाहिए कि पता न वैकेंसी कब आएगी, तो आप लोगों को भी आपका हेतु हो जाना चाहिए, यानी कि हेतु को मन में ये रख कर करना चाहिए कि इस बार नहीं तो कभी नहीं। और आपका क्लास चल ही रहा है, सुबह से लेकर शाम तक 5 सब्जेक्ट जे के लगे हैं, कम नहीं है।
आप सोच सकते हैं कि 5-5 सब्जेक्ट एक बार में तैयार करना और पढ़ाना आसान काम नहीं है। वो भी ऐसा पढ़ाइए कि अन्य लोगों से क्या हो, ज़्यादा आए और एक-एक शब्दों को समझाना भी है। तो 5 सब्जेक्ट आपका लगा है सुबह से शाम तक जे के लिए ही। अगला देखिए, पहला अगला जो क्वेश्चन, एक तो एविडेंस की धारा 8 से आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन केहर सिंह का एविडेंस की धारा 10 से आ सकता है, जिसमें षड्यंत्र को साबित करने के लिए एविडेंस के स्पेशल रूल दिए गए हैं, विशेष नियम दिए गए हैं। कौन सी धारा में? एविडेंस के 10 में। वहाँ से भी को जो अच्छा आपका नया क्वेश्चन बन सकता है, वह नया ये बन सकता है कि आईपीसी की धारा 107 का सेकंड क्लास और 120 ए में डिफरेंस किस केस में बताया गया। ऐसा क्वेश्चन वर्तमान में जे में आ रहा है, एपीओ में भी। तो केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन के वाद में षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण आईपीसी की धारा 107 का सेकंड क्लास तथा 120 ए आपराधिक षड्यंत्र दोनों में डिफरेंस क्या है, ये डिटेल में बताया गया। याद रखिएगा। इसी प्रकार आपका क्वेश्चन बना था अंतर पर कि 299 और 300 में अंतर किसने बताया? तो मेलविन ने बताया था। और किस केस में बताया था? एक सेकंड भाई, कहाँ से ये रिंगिंग में आ गया। मेलविन ने बताया था। और किस केस में? आर बनाम गोविंदा। फिर आपका एपीओ में पूछा कि आईपीसी की धारा 34 और 149 में किस केस में अंतर बताया गया? नानक चंद का वाद। तो 3 क्वेश्चन एक साथ याद रखिएगा। आपका नानक चंद, केहर सिंह और आर बनाम गोविंदा। केहर सिंह के वाद में अगला एंगल देखा जाए। जहाँ तक केहर सिंह के वाद का प्रश्न है, जब केहर सिंह को सजा हो गई तो वह राष्ट्रपति के पास मर्सी पिटीशन, दया याचिका या क्षमादान की मांग के लिए एप्लीकेशन दिया। राष्ट्रपति ने उसके एप्लीकेशन को डिनाई कर दिया, डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। वो चला गया सुप्रीम कोर्ट और ये कहा कि राष्ट्रपति ने तो हमें सुना ही नहीं, यानी कि आडि अल्ट्रम पर्टम का पालन ही नहीं किया। खुद ही एप्लीकेशन पर विचार किए और मंत्रिपरिषद की सलाह लेकर हमारा एप्लीकेशन क्या किए? खारिज। अतः हमें सुना जाए राष्ट्रपति के यहाँ, हमें मौखिक सुनवाई का क्या किया जाए। तो क्या राष्ट्रपति के यहाँ पेश होकर तुम अपनी बात कहोगे? आपका पहला नियम। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति मौखिक सुनवाई करने के लिए बाध्य नहीं है और तुम मांग नहीं कर सकते कि राष्ट्रपति के पास जाकर अपनी सशरीर अपनी बात रखो, एप्लीकेशन दे दो। दूसरा, राष्ट्रपति के लिए कोई गाइडलाइंस ही नहीं है, कोई मार्गदर्शक सिद्धांत ही नहीं है कि कब उसे डिसमिस करना चाहिए मर्सी पिटीशन और कब एक्सेप्ट करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए हम कोई गाइडलाइन राष्ट्रपति को नहीं दे सकते कि इन गाइडलाइन या नियमों का राष्ट्रपति क्या करे, पालन। फिर इसी में जो सबसे महत्वपूर्ण है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये जो राष्ट्रपति का पावर है, ये एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियल पावर नहीं है। तो दो के सब एक साथ पढ़िएगा। प्रीवी काउंसिल ने भी यही बात कही थी बाल मुकुंद के केस में, और हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी इस बात को स्वीकार किया कि एग्जीक्यूटिव पावर है राष्ट्रपति की, जुडिशियल पावर नहीं। किस केस में? ये पूछ सकता है क्वेश्चन। तो केहर सिंह बनाम दिल्ली प्रशासन। इसके बाद आइए, जो लास्ट में आपका केस आता है वह केस महत्वपूर्ण है। कि पूर्व सुधाकर का केस आता है। अब इसी में आपको अच्छे से जानना है और यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बना है। और फिर हम करंट में आते हैं। देखिए आपका इपुरु सुधाकर वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, AIR 2006, सुप्रीम कोर्ट। पहले ये जानिए कि इस मामले में हुआ क्या था और न्यायालय ने
आपका क्या डिसीजन दिया। काफ़ी अंतिम जो केस हैं और जिसमें महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्षमादान पर प्रतिपादित किए गए, वह लास्ट केस आपका इपुरु सुधाकर वर्सेज स्टेट ऑफ एपी, आंध्र प्रदेश। अब देखिए इसमें क्या हुआ था। आपका एक केस और बताएंगे हम लास्ट में, मारू राम का बचा है थोड़ा डिटेल में, लेकिन आपका ये केस बता दिया जाए, इस पर क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। देखिए इसमें हुआ क्या था। आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस का कार्यकर्ता था, उसे सजा दी गई थी और वहां के राज्यपाल ने उसकी सजा को कम कर दिया था। वो हल्ला मचा। आपका आते आते हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि हजूर इनको केवल इस आधार पर रा, राज्यपाल ने आपका दंड में कमी की है कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार ने राज्यपाल से इनकी सजा को क्या करा दिया है, कम। अतः क्या राजनीतिक आधार पर सजाएं कम होंगी, पहला नियम। दूसरा ये तर्क दिया गया कि जो ये अनुच्छेद 72 के तहत प्रेसिडेंट और 161 के तहत गवर्नर अपनी क्षमा इत्यादि की शक्ति का जो प्रयोग कर रहे हैं, अगर ये मनमाना प्रयोग करते हैं, अनुचित प्रयोग करते हैं, दुर्भावना में करते हैं, जात या धर्म या पार्टी देखकर करते हैं, तो हजूर आप कुछ करिए और इस क्षमादान को ही कैंसिल कर दीजिए। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल ने जो क्षमा इत्यादि किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट उसका पुनर्विलोकन, जुडिशियल रिव्यू, उसकी वैधता की जांच कर सकता है कि नहीं। तो इपुरु सुधाकर में सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर बढ़ा लिया और कहा कि मैं इसकी वैलिडिटी की जांच कर सकता हूँ। अगर मनमाने तरीके से दुर्भावनावश मेलाफाइड आपका राष्ट्रपति ने राज्यपाल ने कार्य किया है, तो मैं क्षमा इत्यादि को कैंसिल कर दूंगा। यानी कि क्या जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं, शक्ति का हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू का मतलब कि क्षमा दान आप दिए हैं तो उस पर विचार सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अगर आपका क्षमा दान गलत निकला तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसको रद्द कर देगा और क्षमादान कैंसिल हो जाएगा। ये आया तो इसमें आपका कुछ पॉइंट बताए गए, वही पॉइंट देखना है। पहला देखिए कि राष्ट्रपति या राज्यपाल ने क्षमा इत्यादि किया है, कोर्ट में उसे चुनौती दी जा सकती है। पहला आधार है कि राष्ट्रपति ने आदेश पारित करने में अपनी बुद्धि ही नहीं लगाई। यानी कि बिना बुद्धि लगाए जो भी फैसला देना था क्या कर दिया। अब बताइए, अपनी बुद्धि नहीं लगाई तो क्या राष्ट्रपति अपनी विवेक से यहाँ कार्य करता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से। यानी कि मंत्रिपरिषद ने बुद्धि ही नहीं लगाई। इसके लिए देखिए होता क्या है, जो गृह मंत्री रहता है वो राष्ट्रपति के पास जाता है, आधा घंटा एक घंटा पूरा विचार विमर्श दस्तावेजों पर होता है और तब राष्ट्रपति फैसला लेता है। देखे होंगे कि गृह मंत्री गए राष्ट्रपति के पास मिल रहे हैं और उसके 2 घंटे बाद ज़्यादातर मामलों में आपका एप्लीकेशन खारिज। तो एप्लीकेशन खारिज तो अभी सुप्रीम कोर्ट फिर जाएगा, घबराइए ना। अभी आपका पहले इस केस में हो जाने दीजिए 3-4 पॉइंट। दूसरा, यदि राज्यपाल या राष्ट्रपति ने जो माने क्षमा दान किया या खारिज कर दिया, यदि मैला फाइड काम किया है, यानी कि 2 प्रकार से काम होता है, एक गुड फेथ या बोनाफाइड में, यानी कि सद्भावना जिसे कहा जाता है, और एक मैला फाइड यानी कि दुर्भावना में। तो अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति ने अपना आदेश दुर्भावना में दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। तीसरा देखिए, यदि आदेश बाहरी तत्वों पर आधारित है, फालतू बातों पर, तब भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। जैसे फालतू बातें, जैसे जात देखकर क्षमादान दे दिया गया,
धर्म देखकर दे दिया गया, राजनीतिक पार्टी देखकर दे दिया गया, ये बाह्य बातें हैं, एक्स्ट्रा बातें हैं, फालतू बातें। तब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसे क्षमादान को क्या कर सकता है? कैंसिल। अगला ये, राष्ट्रपति का आदेश मनमाना है। क्योंकि मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण भी ईपी रोयप्पा के केस में आ चुका है आर्टिकल 14 में। तो राष्ट्रपति भी मनमाना आदेश नहीं दे सकता। इन आधारों पर राष्ट्रपति के आदेश को क्या किया जा सकता है? चाइल्ड। अब आइए, जैसे कि अब होता क्या है वर्तमान में, तब मारू राम का केस बचाएं, तब अगला अनुच्छेद। होता क्या है कि राष्ट्रपति मान लीजिए कि 6 बजे शाम को आपका मर्सी पिटीशन खारिज कर दिया। तो जैसे ही राष्ट्रपति मर्सी पिटीशन खारिज करता है, अभियुक्त को एक अधिकार है कि राष्ट्रपति के आदेश का कहाँ रिव्यू कराए? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये दिखाएगा कि राष्ट्रपति का आदेश मनमाना है, जात ये है वो है, जो भी जो हमने बातें बताई। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, जैसे कि फांसी की सजा मुकर्रर हो गई, डेट राष्ट्रपति के पास पेंडिंग है, तो राष्ट्रपति जिस दिन फांसी होनी रहती है एक दिन पहले शाम को खारिज करते हैं ज़्यादातर मामलों में। फिर अभियुक्त का वकील आपका सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाता है, और इतिहास गवाह है कि ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट 2 बजे 3 बजे बैठता है जज, और 4 साढ़े 3 4 बजे तक फैसला होता है। दोनों तरफ से वकील बहस करते हैं, फिर आपका फैसला होता है। और इधर फांसी की तैयारी पूरी कि 5 बजे फांसी देना है, अभी अधर में मामला लटका है कि कहीं सुप्रीम कोर्ट रोक न लगा दे। और जैसे ही 4 साढ़े 4 बजे सुप्रीम कोर्ट एप्लीकेशन क्या करता है? खारिज, रिव्यू पिटीशन। वैसे ही 5 बजे जल्लाद इधर क्या करता है? फांसी पर लटका। चाहे निर्भया कांड हो या कोई भी कांड हो, निर्भया कांड में जो चारों को फांसी दी गई, सेम यही प्रक्रिया अपनाई गई। अब एक केस आ जाए मारू राम का। मारू राम का केस भी कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। बिहार में तो कई बार ये क्वेश्चन आया है। सीआरपीसी की धारा आपका 433 ए की वैधता को चुनौती, 433 ए की वैलिडिटी को चैलेंज किस केस में किया गया? तो मारू राम वर्सेज नहीं वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 433 ए को वैध माना कि शून्य माना? वैध माना। केस याद करके जाएगा कौन सा? मारू राम। मारू राम के ही केस में आपका सीआरपीसी की धारा आपका 433 है, संविधान का अनुच्छेद 72 और संविधान के अनुच्छेद 161 में डिफरेंस बताया गया कि इन तीनों में अंतर क्या है। मारू राम के केस में जो सबसे महत्वपूर्ण केस मामला आया वह ये आया कि राष्ट्रपति अपनी विवेक से इस शक्ति का प्रयोग नहीं करता। तो मैं बार बार बता रहा हूँ किसकी सहायता और सलाह से करता है? तो मंत्रिपरिषद। किस केस में कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है इस विषय पर? तो मारू राम। निश्चित तौर पे क्वेश्चन बनने का यहाँ से चांस है। एक क्वेश्चन बनता है, चाहे किसी भी एंगल से बने। वर्तमान समय में जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है, उसमें कोरिलेट करके राष्ट्रपति और राज्यपाल को कोरिलेट करके रख दे रहा है, और एक बात आपका गलत दे दे रहा है। अब वो क्वेश्चन भाई लिखवाना भी संभव नहीं है। बस लेक्चर में जितने कंसेप्ट आपने सुने हैं वो पोथी पतरा काम नहीं करेगा। जितने आप लेक्चर सुने हैं उसी से आपका क्या बनेगा? कंसेप्ट। और कंसेप्चुअल क्वेश्चन वर्तमान समय में आ रहे हैं। अब अगला अनुच्छेद देखा जाए आपका 73। आइए, आपका 72 हो गया, तो 73 देखा जाए। 73 से भी आपका क्वेश्चन बन चुका है, यानी कि आपका आईएएस में ये बन चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बना है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार यानी कि कहाँ तक होगा? तो एक लाइन याद रखिएगा,
जो यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर है उसका एरिया कहाँ तक होगा, उसका विस्तार कहाँ तक होगा। तो एक शब्द आप देखिएगा कंपटीशन में, संसद की विधि बनाने की शक्ति के सम विस्तीर्ण। सम विस्तीर्ण माने उसके पैरल यानी कि बराबर। अर्थात जिन विषयों पर भारत की संसद कानून का निर्माण कर सकती है उन विषयों पर संघ की एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन की एग्जीक्यूटिव पावर का क्या होगा, विस्तार। सेम राज्य में जोड़िए, राज्य में जोड़िए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस सीमा तक होगा, तो जिस सीमा तक राज्य विधानमंडल माने उस सीमा तक होगा या उन विषयों पर होगा जिन विषयों पर राज्य विधानमंडल कानून बनाने की क्या रखता है, शक्ति। पार्टिकल याद नहीं आ रहा है ये, नहीं 162 पेयर एक निकालने दीजिए भाई, क्योंकि इसी से 173 से ही उसको पढ़ लेना है ना आपका। देख ले रहे हैं एक बार भाई, क्योंकि हो सकता है कि हाँ 162 73 पर जोड़ लीजिए। राज्य का मामला है तो 162 और संघ का मामला है तो आपका 73, वहीं बेरेक्ट पर ही लिख लेना है, आबलिक 73 के बाद आबलिक 162 आर्टिकल। ये क्वेश्चन आपका आया है। अब आगे इसमें एक लाइन व्याख्या देखिए, व्याख्या भी जरूरी है। आखिर संघ को किन विषयों पर कानून बनाने का जुरिडिक्शन है, अब ये पहले देखिए। तो भारतीय संविधान के शेड्यूल 7 में अनुसूची 7 में 3 सूचियां दी गई हैं, आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। सामान्यतः संघ सूची और राज्य सूची पर कानून बनाने की आपका संसद को पावर है, तो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार भी इन विषयों पर होगा। एक और अनुच्छेद है 248 की अवशिष्ट शक्तियां, तो अवशिष्ट शक्तियां भी किसके पाले में रहेगी, आपका संघ के। तो कौन कानून बना सकती है, संसद, तो वो भी उस पर भी संघ की कार्यपालिका शक्ति का क्या होगा, विस्तार। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची और समवर्ती सूची, दो ही पर है। कौन कौन, राज्य सूची और किस पर, समवर्ती। ये क्वेश्चन आईएएस में आया है। किसके सम विस्तीर्ण होगी वहीं देखिएगा। तो संघ दे, अगर आपका ये दे दे कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो संसद के कानून बनाने की शक्ति के क्या, समानांतर। समानांतर मैंने पैरल, सम विस्तीर्ण कहा जाता है, उसके बराबर, जहां तक उसका विस्तार है वहां तक। अगला देखिए, अब आपका अनुच्छेद 74 और 75 से भी क्वेश्चन बनता है। आइए अब 74 देखा जाए। इसके पहले के अनुच्छेद 74 और 75 से केस भी याद रखना है। कुछ सिद्धांत यहाँ यूपीजे में आया है, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है, दो अनुच्छेदों से। वैसे 72 भी काफी महत्वपूर्ण था, वहां से एक क्वेश्चन बनता है। 73 से भी आईएएस जीएस में बना है, लेकिन आर्टिकल 74 और 75 से ज़्यादा चांस रहता है एक क्वेश्चन बनने का, आपका चाहे लॉ में और चाहे जीएस में। अब देखिए आपका फिर एक बार पार्लियामेंट्री सिस्टम थोड़ा समझिए। जो संसदीय शासन प्रणाली भारत में है उसके बारे में फिर 2 मिनट कंसेप्ट बनाइए। जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, इसमें मैं बताया था ये कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से। पार्लियामेंट्री सिस्टम का में होता क्या है, देश के जो शासन के प्रधान होते हैं वह दो होता है, एक फॉर्मल या नाम मात्र का या दिखावटी या औपचारिक, और दूसरा एक्चुअल यानी कि वास्तविक। सभी काम नाम मात्र के प्रधान पर किया जाता है, लेकिन काम कौन करता है, वास्तविक प्रधान। जैसे हाथी के दांत दिखाने वाले अलग, खाने वाले अलग,
तो ये जो दिखाने वाले दांत हैं ये आपका भारत का राष्ट्रपति हैं, और केवल दिखाया जाता है कि हाँ सभी शक्तियाँ किसमें निहित हैं। तो बताइए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये किस आर्टिकल में है? 53। मैं बता चुका हूँ किस अनुच्छेद में। और वह उसका प्रयोग या तो स्वयं करेगा या अपने अधीनस्थ के माध्यम से। और सेना का सर्वोच्च कमांडर भी कौन होगा? राष्ट्रपति। ये किस आर्टिकल में है? 53। अब आइए, पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम वास्तव में जो वास्तविक प्रधान होता है वह मंत्रिपरिषद होती है, और जो नाम मात्र का प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। सभी काम मंत्रिपरिषद ही करती है, लेकिन किसके नाम से होता है? राष्ट्रपति। तो बताइए, अगर भारत सरकार किसी से संविदा करती है तो मंत्री अपने नाम से करते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से? और राज्य संविदा करता है तो किसके नाम से? राज्यपाल। तो क्या राष्ट्रपति आकर साइन और राज्यपाल करते हैं कि मंत्री सब? मंत्री। लेकिन किसका नाम रहता है? यानी कि आपका। इसका मतलब कि यह औपचारिक प्रधान है। ये हम नहीं बता रहे हैं, याद रखिएगा, संविधान आगे हम बताएंगे। 299 संविधान का अनुच्छेद कौन सा? 299। भाई याद करके जाइएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा घर पे जाकर, फिर बैक होइए आपका। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में चूंकि दो प्रधान हो गए, तो भारत में अब आइए दो प्रधान है कि नहीं? संघ स्तर पर है। आपका पहला प्रधान राष्ट्रपति हो गया, और दूसरा कौन हो गई? मंत्री परिषद। तो मंत्रिपरिषद के बारे में अगला अनुच्छेद में पढ़ाया जाएगा। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, क्या हैसियत होती है। तो अनुच्छेद कौन सा आपका बताएंगे? 75। लेकिन पहले आपका कौन सा देखा जाए? 74। देखिए अब बेर, जो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने बताया उसी सिस्टम को आगे बढ़ाया गया है। और आर्टिकल 74 में देखिए क्या कहा गया है। 74 में थोड़ा अच्छे से कवर करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का चांस रहता है भाई। देखिए आपका क्या कहा गया है और क्या नहीं कहा गया है। फिर आपका देखिए बेरर की भाषा, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, यानी कि आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे। किसके लिए? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए। देखिए बेरक, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब समस्या ये आई कि कार्य करेगा, तो करेगा का मतलब तो हो गया कि क्या है? विवेक की बात। अब इस पर इतिहास थोड़ा देखिए। देखिए पहले था कार्य कर सकेगा, लेकिन जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और तमाम आपका मने अवैध आदेश जारी करती थी, उनको थोड़ा संदेह हो गया कि कहीं हम कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास या विधेयक अनुमति के लिए भेजें, और हो सकता है कि अनुच्छेद आपका 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति तो स्वयं भी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो कहीं ये न हो कि राष्ट्रपति मनमाना करने लगे और सेल्फ या स्वयं शब्द का क्या कर दे? यूज कर दे। ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को थोड़ा संदेह था, तो उन्होंने क्या किया कि संविधान में संशोधन ही कर डाला। न बांस रहेगी न बांसुरी बजेगी, संदेह को पूरी तरह मिटा दिया गया। और कैसे मिटाया गया? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, और 42वां संविधान संशोधन किया गया, और राष्ट्रपति को बाध्य किया गया कि वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मानने के लिए क्या होंगे? बात बिहार एपीओ में आया था कि किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन को? सबसे व्यापक संविधान संशोधन कौन सा है?
सबसे ज़्यादा संविधान में संशोधन किसके माध्यम से किए गए? 42 में। किस सन में किया गया? 1976। एकदम रट्टा होना चाहिए। इंदिरा गांधी ने ये किया कि आप बाध्य हैं, मनमा आप अपनी इच्छा से कार्य नहीं कर सकते। जब जनता दल की सरकार आई तो ये हुआ कि कम से कम राष्ट्रपति को कुछ तो अधिकार दिया जाए कि एकदम हाथी का दिखाने वाला दांत ही मान लिया जाए। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसमें फिर प्रोविजो जोड़ा गया और ये कहा गया कि भारत का राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को उस विचार को, उस सलाह को लौटा सकता है कि मंत्रिपरिषद एक बार क्या कर ले, पुनर्विचार। और अगर मंत्रिपरिषद दोबारा वही सलाह देती है, अब तब राष्ट्रपति के पास कोई विवेक नहीं। तो जो ये राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह पर पुनर्विचार के लिए लौटाता है, ये अपने विवेक से लौटाता है, मंत्रिपरिषद की सलाह से नहीं। सतर्क रहिए। ये जो राष्ट्रपति रिटर्न करता है मंत्रिपरिषद को कि आप अपने किए पर एक बार क्या कर लीजिए, पुनर्विचार, तो ये अपने विवेक से करता है कि मंत्रिपरिषद की सलाह से? विवेक से नहीं, मंत्रिपरिषद के ना लौटाने में कहाँ सलाह नहीं। फिर एक बार देखिए भाई, कंसेप्ट क्लियर है। जब भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उसकी सलाह रिटर्न करता है और कहता है कि एक बार आप इस पर पुनर्विचार कर लीजिए, तब राष्ट्रपति यहाँ जो कार्य करता है अपने मन से करता है, किसी की सलाह पर नहीं। लेकिन अगर मंत्रिपरिषद ने दोबारा वही प्रस्ताव भेज दिया, तब राष्ट्रपति के पास कोई चारा नहीं है। राष्ट्रपति क्या है उस मामले में? बाध्य हैं। अब राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता कि फिर से आप विचार करिए। यानी कि ये कब आया? ये इंदिरा गांधी ने नहीं किया, जनता दल की सरकार में आया। किस संविधान संशोधन द्वारा? आपका कह सकते हैं कि 44वां। अब मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो पीएम होता है। आपका इंग्लैंड वाले तो तमाम कहावतें कहते हैं, अब उतना चूंकि समय कम है, संभव नहीं है, नहीं तो रेगुलर बैच में कहावतें भी बताई जाती। एक दो कहावतें जरूर बताई जाएंगी कि जो पीएम होता है ये मंत्रिपरिषद में सर्वोच्च पद पर होता है। मंत्रिपरिषद में एक नंबर का कैबिनेट मंत्री होता है। ये जहाज का कैप्टन होता है। ये आपका टिमटिमाते हुए तारों में चांद होता है। ये तो दिन का निकला हुआ सूर्य होता है। इसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। सूर्य छुप गया तो अंधेरा क्या हो जाएगा, काया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब पीएम इस्तीफा दे दिए तो एक जाएगा कि सभी जाएंगे। यानी कि सामूहिक उत्तरदायित्व का जो आगे हम सिद्धांत 75 में बताएंगे, वह पीएम के माध्यम से प्राप्त होता है। फिर एक बार देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि पीएम का स्थान मंत्रिपरिषद में क्या है? एक बार ये क्वेश्चन बना है तो सर्वोच्च न मारिएगा। जो पीएम का स्थान पूछे तो समानों में प्रथम, यानी कि जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं उन मंत्रियों में उसका स्थान क्या है? फर्स्ट है। सर्वोच्च ना मारिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ क्या मारेंगे? समानों में। किस मंत्री के समान? कैबिनेट। कैबिनेट मंत्रिमंडल स्तर के जो मंत्री होते हैं उन्हीं के समान पीएम भी हैसियत रखता है, लेकिन बस हल्का सा उसमें क्या है, वो फर्स्ट है। अगर हम देखें भारत में तो जो भी पीएम होता है, माने ज़्यादातर जैसे मोदी जी हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द ही पूरी सत्ता कायम रहती है। उन्हीं के इर्द गिर्द जो पीएम चाहते हैं वही होता है। जैसे हिमाचल में आपने देखा पीएम का भी ऑडियो लीक कर दिया एक व्यक्ति ने कि उसको धमका रहे हैं, लगभग एक धमकी कही है कि अच्छे पद दे देंगे भविष्य में, तुम पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हो, तुम चुनाव इस बार क्या करो, न लड़ो। तो दुर्गत हो ही गई। वीडियो अब कांग्रेस वाले खूब वायरल किए होंगे।
भाई यही तो होता है कि आपका खूब हिमाचल में कि देखिए पीएम धमका रहा है, धमका रहा है, फेंकू धमका रहा है, धमका रहा है। तो पप्पू ने इसका क्या उठा लिया लाभ। जैसे हमारी भी खूब लोग आलोचना करते हैं। तो पूरे इलाहाबाद में देख लीजिए जितना लड़के ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, कई हजार इस समय है आपका। इसीलिए अभी नया बैच नहीं बन पाया, छांटा जा रहा है धीरे धीरे। तो कई हजार लड़के हैं, जितना लोग विरोध करते हैं उतना ही आदमी क्या करता है, आगे बढ़ता है। आप कहीं, अगर आप किसी टीचर के पास जाइए, केवल हमारा नाम ले लीजिए, माने आप मजा लेने के लिए जाइए, केवल हमारा नाम ले लीजिए, तो देखिए वो टीचर 50 बुराई हमारी करेगा। कई लड़के तो गाली गुप्ता देकर और लड़ाई करके आ गए, कहे कि भाई मनोज सर ने कभी किसी टीचर की आज तक बुराई नहीं की, सबका सम्मान किया, और आप हीन आदमी हैं, नीच आदमी हैं, जो आप उनकी क्या कर रहे हैं बुराई। आज तक किसी की बुराई नहीं की गई भाई, किसी भी अध्यापक की कोई बुराई नहीं। अपने दम अपनी लकीर आगे बढ़ाइए, किसी की लकीर काट कर आगे न बढ़िए। तमाम लोग आते हैं, प्रत्येक हफ्ते 2-3 फ़ोन आ जाते हैं कि हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। तो जब बीज हमने बोया, पानी हमने दिया, और जब काटने का फसल मौका आया तो आपको हम दे दे कि ले जाइए काटिए और मढ़ाई करा कर अनाज ले जाइए। तो किसी को एंट्री अलाउ नहीं है। तो आगे देखिए आपका बताया जा रहा था, पीएम का स्थान समानों में क्या होता है, प्रथम होता है। अब अगला जो क्वेश्चन आता है कि अगर पीएम इस्तीफा दे दे तो मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाएगी, इत्यादि देगा। तो पीएम चले गए तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या होगी, चली जाएगी। यानी कि पीएम मर गया तो नया पीएम बनेगा, तो क्या पुरानी मंत्रिपरिषद काम रहेगी, नहीं। जैसे ही पीएम गया, पीएम मर गया, पीएम हटा दिया गया, पीएम इस्तीफा दे दिया गया, तो पीएम के ही माध्यम से पूरा मंत्रिपरिषद, जैसे जहाज का कैप्टन है और जहाज चला रहा है तो पीएम कैप्टन है, जैसे ही कैप्टन मरा जहाज का भी क्या हो जाएगा, अंत। इसको सेवनी से जोड़ लीजिए, और सेवनी का कोटेशन भी पूछा गया, फिर एक बार रिवीजन करा दें जूरिस्प्रूडेंस में। विधि राष्ट्र के साथ विधि का विकास होता है, जब राष्ट्र सर्वोच्च पर होता है तो विधि भी क्या होती है, और जब राष्ट्र का पतन होता है तो विधि का भी क्या हो जाता है, कोटेशन आ चुका है। उसी प्रकार पीएम सर्वोच्च पर है तो ठीक है जैसे पीएम मरे, पीएम हट गए, इस्तीफा दे दिए, तो राष्ट्र का विनाश, यानी कि पूरी मंत्रिपरिषद का क्या होगा, विनाश। कोई टिकेगा नहीं। अब ये नहीं कि इमरान खान जी इस्तीफा दे दिए तो कोई मंत्री कहेगी कि हम तो अभी भी मंत्री हैं, पीएम गए तो सभी क्या हुए, यानी कि हम तो जाएंगे, तुम्हें भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे आपका उदाहरण बताया गया था। नए लोग हैं, फिर एक बार बिहार का उदाहरण बताया जाए, सतर्क रहिए, उदाहरण जो बताया जा रहा है आपका। देखिए बिहार में आपका, क्योंकि उदाहरण की संख्या सुबह भी कम हो गई है काफ़ी, शाम को तो एकदम लगभग बंद हो गया है। यानी कि प्रेशर इतना है कि उदाहरण लगभग बंद हो गया है, लेकिन बीच बीच में एक दो उदाहरण क्या हो, चलता रहे। देखिए आपका बिहार का भी उदाहरण, बिहार का ही अच्छा उदाहरण है। एक लोग कोचिंग के मोस्ट सीनियर थे, गए बिहार में एग्ज़ाम देने, तो वहाँ एक लड़की मिल गई जो लॉ ट्रेनर इलाहाबाद हाई कोर्ट में थी। अपना दो चौराहा शुरू हुआ, यानी कि सेंटर के बाहर। लड़की कही कि मैं लॉ ट्रेनर बन गई हूँ, बहुत लॉ जानती हूँ, तो ये भी 56 इंची सीना दिखाए और कहे कि मेरा जीएस पूरी तरह क्या है, तैयार। तो संयोग देखिए, यही सौभाग्य कहा जाता है दुर्भाग्य नहीं, पहले सौभाग्य काम कराइए कि दोनों लोगों का जो सेंटर था एक ही जगह तो था ही, सीट भी आगे पीछे मिल गई, यानी कि सोने पर क्या हो गया, सुहागा तो देखिए आगे भाई क्या, देखिए आगे, उसके बाद रोक कर डावरी एक्ट चला जाएगा क्योंकि बहुत लंबा चल जाएगा। देखिए है तो क्वेश्चन। अब जीएस का पेपर हुआ तो लड़के ने लड़की को खूब बताया, ला का पेपर हुआ तो लड़की ने 20-25 क्वेश्चन लड़के को बताया,
सेंटर से निकले दोनों खुद कि हम पास तो हम पास, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया। यानी कि लड़का बाद में ट्रेन में सोच रहा था कि चलो हम इसको डुबा दिए हैं, जितना जीएस में बताए हैं क्या बताए हैं गलत। लड़की भी खुश थी कि चलो इस निकम्मे को, आपका मनोज सर के कह रहा था पढ़े हैं, तो इसको हमने ऐसा चाल चलाया कि ऐसा जाल फैलाया कि सभी क्वेश्चन क्या बता दिए गलत। तो अब जब ट्रेन में लोग मिलाना शुरू करते हैं, तो जब ट्रेन में लड़का मिलाने लगा तो फोन किया कि हमारे साथ सर ऐसी ऐसी क्या हम कहे कि हमें बता दिए हैं, किसी और को ना बताइएगा। इसका मतलब कि हम तो डूबेंगे। उनको कहा गया कि दूसरे को ना बताइए, नहीं तो ये बात रायता जैसे क्या होगी, फैल जाएगी। इसीलिए कुछ बातें गुप्त भी रखी जाती हैं। आपको भी सलाह दी जाती है कि कुछ बातें अपनी आप क्या रखिए, गुप्त रखिए। तो इस प्रकार आपका उनको मना किया गया स्पष्टली, और बेचारा बेचारा ही रहे। यानी कि इसका मतलब कि अगर पीएम चले गए, चाहे इस्तीफा दें या मर जाए या लोकसभा उनके विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दे, तो पूरे मंत्रिपरिषद स्वाहा हो जाएगी। लेकिन फिर एक आपका, अगर पीएम इस्तीफा दे दें तो राष्ट्रपति के लिए ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। 74 का बैरक पहली लाइन उठाइए। तो होगी का मतलब कि मंत्रिपरिषद का होना अनिवार्य है कि वैकल्पिक, यानी कि राष्ट्रपति बिना मंत्रिपरिषद के एक भी काम सलाह के। तो आप देखिए होता क्या लास्ट में, अगर पीएम इस्तीफा, लोकसभा में हार गई सरकार, पीएम ने इस्तीफा दे दिया, तो राष्ट्रपति ये कहते हैं कि जब तक नया चुनाव न हो जाए या नया पीएम शपथ न ले ले, तब तक आप पीएम के पद पर क्या करते रहिए, बने रहे। क्यों? क्योंकि बिना मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के राष्ट्रपति एक कदम भी आगे अपने विवेक से सरकार नहीं चला सकता।